हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फटाफट से सभी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ आप सभी के लिए। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि मास्टर कैडर इंग्लिश, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मास्टर कैडर इंग्लिश का बहुत दिनों से बच्चों को वेट था कि सर, बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे कि सर मास्टर कैडर इंग्लिश के लिए कोई वीडियो बनाइए, मास्टर कैडर इंग्लिश का बैच स्टार्ट कीजिए। तो आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज मैं अपनी पहली वीडियो लेकर मास्टर कैडर इंग्लिश के आपके सामने हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें आज कवर करेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मास्टर कैडर की पोस्ट आपको पता है, इंग्लिश की बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, 790 पोस्ट हैं। और इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, इसके लिए पहले इसका सिलेबस हम देख लें अगर थोड़ा सा। तो यहाँ सिलेबस के अंदर आपको नज़र आएगा कि ये सिलेबस दिखने में काफ़ी छोटा सा सिलेबस लगता है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडियन इंग्लिश राइटर्स के बारे में, एलिजाबेथन एज के बारे में, जैकोबियन टू रेस्टोरेशन के बारे में, अगस्टन एज, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, कंटेम्प्रेरी पीरियड। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे लिटरेरी टर्म्स से, ठीक है। ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन जो आता है वो लिटरेरी टर्म्स और ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है, जो मास्टर कैडर इंग्लिश का सिलेबस आपका रहेगा वो सारा का सारा इसमें से ही पूछा जाएगा। देखो सिलेबस जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट हम उठाते हैं इंडियन इंग्लिश राइटर्स का, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडियन इंग्लिश राइटर्स की। अब देखो सबसे पहले अगर बात करें इंडियन इंग्लिश राइटर्स की, तो यही हमारे पास कुछ इंडियन राइटर्स हैं जिनके नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे बात करें अनीता देसाई, राजा राव, मुल्कराज आनंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अमिताभ घोष, आर के नारायण, अरुंधति रॉय, सरोजनी नायडू, ए के रामानुजन एंड खुशवंत सिंह, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे इंडियन राइटर हैं। वैसे तो देखो इंडियन राइटर्स इंग्लिश के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर्स जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले मास्टर्स कैडर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सभी राइटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इन राइटर्स के बारे में पढ़ना क्या होता है भाई, इन राइटर्स के बारे में इनकी बायोग्राफी, ठीक है, इनके वर्क्स को, इनके राइटिंग स्टाइल्स को पढ़ना होता है। इन्होंने क्या जो वर्क किए हैं अपने अपने फील्ड के अंदर, अगर इनकी कोई अचीवमेंट्स हैं तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, देखो पढ़ते सारे हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के सारा ही पढ़ दिया जी, एग्ज़ाम में देखा क्वेश्चन ही नहीं आया। तो पढ़ेंगे, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज मैं आपको एक टॉपिक करवाने जा रहा हूँ सबसे पहली क्लास के अंदर, और वो हमारा सबसे जहाँ से हमारा सिलेबस की स्टार्टिंग होती है, यानी कि इंडियन राइटर से ही हम अपना आज का जो सिलेबस है वो शुरू करने वाले हैं। और आज सबसे पहले जिस इंडियन राइटर की हम बात कर रहे हैं, वेरी फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर आर के नारायणन, आर के नारायण, ठीक है। तो आर के नारायण के बारे में आज हम बात करेंगे और इनके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस तरीके से आपको पढ़नी है, क्या क्या नॉलेज आपको इनके बारे में होनी चाहिए, इनके स्टाइल्स के बारे में, इन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखी हैं, सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है आर के नारायण, ठीक है। इनका जन्म आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 13 मई 2001, यानी डेथ कब हुई थी इनकी, 13 मई 2001 को हुई थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर के नारायण के बारे में कुछ ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है। इनके जन्म से लेकर इनके कुछ अचीवमेंट्स के साथ साथ इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद इनके स्टाइल पर, इनके वर्क पर चर्चा करेंगे, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन सी अचीवमेंट हासिल किए हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें आर के नारायण की, तो आर के नारायण का पूरा नाम क्या है बेटा, रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ठीक है। तो आपको नाम से ही आइडिया हो चुका होगा कि भाई ऐसे नाम तो कहाँ होते हैं, ऐसे नाम तो साउथ में होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा ऐसे नाम, साउथ में होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। और ऐसे नाम अगर साउथ में होते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था मद्रास में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था मद्रास में, जो अब कहाँ पे है, चेन्नई, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था बेटा, बता चुका हूं मैं, 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था। एक तमिल ब्राह्मण फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ था।
ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट जानकारी। सबसे पहले आपको इनका पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के अकॉर्डिंग, नाम पूरा नहीं पूछा जाता। ठीक है, हाँ ये जब पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, अब जन्म की बात क्यों कर रहा हूँ, इसका आगे क्वेश्चन भी आएगा, देखना एक। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि नारायण के जो मेंटर थे और इनके जो फ्रेंड थे वो थे ग्राहम ग्रीन। इनके जो फ्रेंड थे वो थे ग्राहम ग्रीन। अब ग्राहम ग्रीन जो थे वो इनके फ्रेंड थे और इनके मेंटर भी थे। देखो फ्रेंड होना तो एक अलग बात है, चलो ठीक है मान ली बात, लेकिन मेंटर क्यों थे? मेंटर इसलिए थे, देखो ग्राहम ग्रीन जो थे इन्होंने इनकी हेल्प की थी, जो इनके नॉवेल्स थे उनको इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर पब्लिश करवाने में इनकी हेल्प की थी। ठीक है, तो इसलिए इनके मेंटर भी थे और इनके फ्रेंड भी थे। बात समझ में आई? उसके बाद देखो क्या लिखा है कि इन्होंने एक स्क्रीन प्ले लिखा था जिसका नाम है मिस मालिनी। ठीक है, इन्होंने एक स्क्रीन प्ले लिखा था जिसका नाम है मिस मालिनी। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर.के. नारायण ही वो इंडियन इंग्लिश राइटर है जिन्होंने भारत के इंडिया के दो एपिक जो हैं जिसका नाम रामायण और महाभारत, ठीक है, रामायण और महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले ये राइटर थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया है ये एग्जाम्स के अंदर, मास्टर कैडर में पूछा गया है कि रामायण और महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले राइटर कौन थे, तो उनका नाम है आर.के. नारायण। ठीक है जी, आर.के. नारायण जो थे वो एक इनका स्टाइल भी था। देखो आर.के. नारायण को कौन से, मतलब इनका जो लिखने की कला थी, तो इनको एक रीजनल राइटर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था भाई? इनको रीजनल राइटर के नाम से जाना जाता था। अब आप कहोगे सर ये रीजनल का मतलब क्या होता है? तो बेटा रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, यानी आपका जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर क्या कस्टम्स हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, किस तरीके की वहाँ परंपराएं हैं, किस तरीके का वहाँ का रहन सहन है, खान पीन है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखना एक रीजनल राइटर का काम होता है। तो आर.के. नारायण जो थे वो एक रीजनल नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, ये पूछा भी गया। मैं आपको जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये एक रीजनल नॉवेलिस्ट थे, समझाई बात। और इन्होंने पहली बार, देखो रीजनल राइटर थे, अपने रीजनल इलाके के बारे में लिखे थे। तो इनकी जो फेमस, जो आपने टीवी पे भी देखा होगा जब आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो टीवी पे एक सीरियल आता था मालगुडी डेज, आपने सुना होगा, आपने देखा भी हो सकता है मालगुडी डेज। तो इनके जितने भी नॉवल होते थे ना उसके अंदर एक वर्ड यूज करते थे कि फिक्शनल जगह बना लेते थे। एक फिक्शन राइटर थे ये। फिक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने अपने मन से कुछ भी बना लिया, कुछ भी सोच लिया। ठीक है, तो इन्होंने एक फिक्शनल प्लेस बनाया था जिसका नाम था मालगुडी, और उसका जो सबसे पहले यूज था, ठीक है, सबसे पहले जो यूज हुआ था वो स्वामी एंड फ्रेंड्स, इनका एक नॉवल था जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उस नॉवल के अंदर सबसे पहले इन्होंने अपना फिक्शनल जो प्लेस था मालगुडी उसका यूज किया था। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मालगुडी जो प्लेस है वो किस इंडिया के कौन से इलाके से, कौन से एरिया से बेस्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर.के. नारायणन कहाँ से थे? ये थे मद्रास से, यानी कि साउथ इंडिया से। तो जो मालगुडी प्लेस है, जो इनका फिक्शनल प्लेस है, उसका संबंध भी, उसका रिलेशन भी किसके साथ है? उसका रिलेशन भी बेटा साउथ इंडिया के साथ ही है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनका जो फिक्शनल प्लेस है मालगुडी, ठीक है, उसका बेस क्या है, उसका संबंध किससे है, तो वो साउथ इंडिया से ही होगा। ठीक है बेटा, इनके बारे में और जानकारी देखो क्या मिल सकती है। तो नारायण स्टार्टेड राइटिंग कॉलम्स फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। आपको पता होगा कि इन्होंने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के अंदर जो कॉलम्स राइटिंग होती है वो भी इन्होंने किया है। और कौन कौन से न्यूज़पेपर के लिए किया है? द हिंदू, द जस्टिस एंड द अटलांटिक। ठीक है, 1964 के अंदर इन्होंने कॉलम लिखना स्टार्ट किया था। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जिसके लिए आर.के. नारायण ने आर्टिकल या कॉलम नहीं लिखे। तो आपको पता होना चाहिए कौन से के लिए लिखे हैं, कौन कौन से के लिए लिखे हैं। तो 3 हमारे पास जो न्यूज़पेपर है, नंबर फर्स्ट जो न्यूज़पेपर है वो है द हिंदू, द जस्टिस एंड द अटलांटिक। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? यहां तक की क्लियर होगी सबको? ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब इन्होंने अपना एक पब्लिकेशन भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडियन थॉट। इन्होंने अपना एक पब्लिकेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडियन थॉट। ठीक है, सिर्फ नाम याद रखना है, सन याद रखने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है कि इन्हें 3
प्राइज जो सबसे बड़े प्राइज है वो मिले हैं। एक मिला है इन्हें पद्म भूषण, एक मिला है पद्म विभूषण और तीसरा मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है जी। आर के नारायणन को 3 बड़े पुरस्कार जो मिले हैं, बड़े प्राइज जो मिले हैं, उनमें 3 प्राइज हैं। एक है पद्म भूषण, एक है पद्म विभूषण एंड नंबर 3 इज साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब इन तीनों की अगर बात की जाए तो अब देखो ये इंडिया के जो सबसे बड़े प्राइज हैं, इसमें पद्मश्री भी होता है। पद्मश्री इन्हें नहीं मिला है, याद रखना। तो इन्हें मिला है पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ठीक है। और एक मिला है इन्हें साहित्यिक अकेडमी अवार्ड। अब ये साहित्यिक अकेडमी अवार्ड कब मिला था ये आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल। और ये इन्हें मिला था 1960 के अंदर। कब मिला था? 1960 में। याद नहीं रहे बेटा तो याद रखने का तरीका है कि इन्होंने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था द गाइड। एक बहुत ही फेमस नॉवेल है इनका जिसका नाम है द गाइड। ये नॉवेल कब लिखा गया था? 1958 के अंदर। कब लिखा गया था? 1958 के अंदर। और इसी के लिए इनको मिला था साहित्यिक अकेडमिक अवार्ड। तो जब 1958 में इन्होंने नॉवेल लिखा था तो प्राइज़ कब मिला? 1960 के अंदर इनको प्राइज़ मिला था ये वाला, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आर के नारायणन के बारे में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी और ये सारे के सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं इनके बारे में। तो देखो इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट है, ठीक है। पूरी की पूरी लिस्ट है, थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी आपको। ये सिर्फ नॉवेल है, नॉन फिक्शन है, माइथोलॉजी है, शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये सारा वर्क इनके द्वारा किया गया था। लेकिन देखो पेपर में अब सारा तो थोड़ी पूछ लेगा, पेपर में सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, पेपर में पूछी जाती हैं सेलेक्टेड चीज़ें। इसलिए मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि बेटा आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशंस आपको पढ़नी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। ये नहीं है कि जितना भी लिखा है सारा का सारा पढ़ दो। अब लिखे तो बहुत सारे नॉवेल हैं, आप देख लो। अगर नॉवेल की गिनती करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे 2, 4, 5, 10, 15 से ज़्यादा नॉवेल हैं, और भी होंगे, नॉन फिक्शन वर्क भी हैं। लेकिन हमें पढ़नी है वो चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वाले जो नॉवेल आप देख रहे हो, यहाँ पे जो एक लिस्ट आपको नज़र आ रही है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नॉवेल हैं। अगर इनमें देखें तो स्वामी एंड फ्रेंड्स है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स है, द इंग्लिश टीचर है, द गाइड है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द टाइगर ऑफ मालगुडी, मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द डार्क रूम, द वेटिंग ऑफ महात्मा, ठीक है, वेटिंग फॉर महात्मा। तो ये सारे वो नॉवेल हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। इन सभी नॉवेल्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, इनके अंदर क्या क्या फैक्ट्स थे, क्या इनकी कहानियाँ थी, क्या क्या चीज़ें आपको इनमें याद रखनी है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे नॉवेल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला नॉवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो भाई देखो, किसी भी राइटर के बारे में जब आप पढ़ रहे हो, किसी भी राइटर के बारे में बेटा जब आप पढ़ते हो तो आपको 2 चीज़ें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। एक कि उसका फर्स्ट वर्क क्या था एंड उसका लास्ट वर्क क्या था, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट तो घोट के पी जाना, आपने याद रखना ही रखना है। तो इसका आर के नारायणन जी की अगर बात करें तो स्वामी एंड फ्रेंड जो था ये इनका फर्स्ट नॉवेल था। फर्स्ट नॉवेल था तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछना लाजमी है, ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है ये इनका फर्स्ट नॉवेल था, तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो इन्होंने पहली बार, मैंने आपको एक शब्द अभी बताया था, इनका एक फिक्शनल वर्ड था जिसका नाम है मालगुडी, ठीक है। एक फिक्शनल वर्ड है जिसका नाम है मालगुडी। तो सबसे पहली बार इन्होंने अपने फिक्शन वर्ड का यूज़ किया था इस नॉवेल के अंदर, ठीक है। एक तरह से अगर इस नॉवेल की बात करें तो ये इनका सेमी ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। ये इनकी एक सेमी ऑटोबायोग्राफी थी। क्यों थी भाई? क्योंकि इन्होंने अपने बचपन के बारे में इसमें लिखा है, ठीक है। तो इनकी एक सेमी ऑटोबायोग्राफी आप इसे कह सकते हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स को। और इसमें जो मेन कैरेक्टर था वो स्वामी था, जैसा कि नॉवेल के नाम से पता लग रहा है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर था वो स्वामी था और उसके दोस्त थे, ठीक है। और कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वामी एंड फ्रेंड्स में वो कौन सा खेल खेलते हैं। इसमें खेल होता है, जो कौन सा खेल खेलते हैं, तो याद रखना स्वामी एंड फ्रेंड्स के अंदर जो खेल खेलते हैं वो होता है क्रिकेट का, ठीक है। कई बार आपने नॉवेल्स के जो पिक्चर्स देखी होंगी उस पर आपने देखा होगा, फोटो में भी दिखाया गया है कि स्वामी और उसके दोस्त जो हैं वो कौन सा खेल खेलते हैं, वो क्रिकेट का खेल खेलते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने एक बंदे का नाम पढ़ा था ग्राहम ग्रीन, जिसका नाम था ग्राहम ग्रीन,
ठीक है। तो ग्राहम ग्रीन वो इंसान था जिसने इस नॉवेल को ब्रिटेन के अंदर पब्लिश करवाया था, ठीक है भाई। ग्राहम ग्रीन वो नॉवेल था वो पर्सन था जिसने इस नॉवेल को ब्रिटेन के अंदर क्या किया था, इसकी हेल्प की थी वहाँ पे पब्लिश करने के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि स्वामी एंड फ्रेंड्स क्या है, फर्स्ट नॉवेल है। और पहली बार देखो फर्स्ट नॉवेल था तो पहली बार जो फिक्शन प्लेस था, जो फिक्शन टाउन था मालगुडी, वो इसी नॉवल के अंदर सबसे पहले यूज़ किया गया था। ये सेमी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अंदर जो खेल खेला जाता है इन बच्चों के द्वारा, स्वामी एंड फ्रेंड्स के द्वारा, वो क्रिकेट था। और ग्राहम ग्रीन ने इस नॉवेल को इंग्लैंड के अंदर पब्लिश करवाने में नारायण की सहायता की थी, ठीक है जी। पहली बात ये हुई। अब आता है एक दूसरा नॉवल है हमारे पास जिसका नाम है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है भाई। बैचलर ऑफ आर्ट्स, अब देखो नाम से पता लग रहा है बैचलर मतलब कुंवारा, ठीक है भाई। तो ये बात कब की है, ये भी एक तरह से आप कह सकते हो सेमी ऑटोबायोग्राफी है। जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स के अंदर आर.के. नारायण ने अपने बचपन के बारे में बताया था, तो इसके अंदर उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर लाइफ के बारे में बात की, ठीक है जी। अब कॉलेज लाइफ के अंदर क्या हो सकता है भाई, आपको पता है कॉलेज लाइफ है तो भाई जो आपका इश्क है वो परवान चढ़ता है, ठीक है। तो इसी दौरान ये कहानी है, इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो है चंद्रन। चंद्रन को एक लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है भाई। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है चंद्रन, ठीक है। चंद्रन को एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है मालती, ठीक है भाई, जिसका नाम है मालती। अब देखो ये जो कहानी है ये लव स्टोरी है, ठीक है, ये लव स्टोरी है। इनको इससे क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये शादी करना चाहते हैं, ये दोनों आपस में चाहते हैं शादी करना, तो इनकी शादी नहीं हो पाती है। कारण भाई, कारण ये नहीं है कि भाई इनका धर्म अलग अलग था या कुछ ऐसा था, ऐसा नहीं है। तो आपको पता है कि शादी करने से पहले मिलानी पड़ती हैं कुंडलियाँ, हॉरोस्कोप, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के हॉरोस्कोप जो है वो मैच नहीं होते, इस वजह से चंद्रन और मालती की शादी नहीं हो पाती है। तो प्यार क्या हो गया, प्यार हो गया जी अधूरा रह गया, मेरी अधूरी कहानी, ठीक है। और अधूरी कहानी जब हो जाती है तो फिर बंदा क्या करता है, देवदास बन जाता है। तो उसी तरीके से चंद्रन नाम का जो एक कैरेक्टर था इस कहानी के अंदर वो बन जाता है जी देवदास, और देवदास बन के वो टूट जाता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप को संभालता है, अपने आप को एक मैच्योर अडल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये कहानी है बैचलर ऑफ आर्ट्स की, ठीक है। कहानी के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल पढ़ा ही होगा अपने सिलेबस के अंदर, नहीं भी पढ़ा तो भी आपको थोड़ा बहुत करेक्टर्स की नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए कि इसमें कौन से करेक्टर्स थे, उसका थोड़ा आपको ईजी हो जाता है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। तो ये हुई हमारी एक दूसरे नॉवल की बात जिसका नाम था बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक तीसरे नॉवल की जिसका नाम है द डार्क रूम, द डार्क रूम, ठीक है। अब इस डार्क रूम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, ये एक फेमिनिस्ट नॉवल है, ठीक है भाई, फेमिनिस्ट नॉवल है ये एक। अब फेमिनिस्ट नॉवल का मतलब समझ आ गया कि महिला के बारे में लिखा गया है इसके अंदर, फेमिनिस्ट नॉवल है ये एक, ठीक है। अब इस कहानी की अगर बात करें तो इस कहानी में क्या होता है, देखो इस कहानी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो है सावित्री, ठीक है जी। इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है सावित्री। आपको देखो पता ही होगा कि पुराने ज़माने की अगर बात करें, पुराने टाइम की बात करें, आज से 10 साल पहले की, 15 साल पहले की, 20 साल पहले की, तो औरतों की जो स्थिति है, जो हमारे देश के अंदर महिलाओं की जो पोजीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये उसी पर बेस्ड है कि उस टाइम के अंदर कब लिखा गया था, देखो नॉवल लिखा गया था 1938 के अंदर, यानी कि आज़ादी से पहले की बात है, 1947 से पहले की बात है। तो उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो उनकी स्थिति को लेकर ही, उनकी पोजीशन को लेकर ही कि उनके समाज के अंदर, घर के अंदर क्या पोजीशन है, इसी पर यह नॉवल लिखा गया था जिसका नाम था डार्क रूम। अब इस कहानी की अगर मेन कैरेक्टर की बात करें तो कौन थी, सावित्री थी, ठीक है। और सावित्री जो है उसकी शादी हो चुकी थी, एक कैरेक्टर था इसके अंदर रमिनी, ठीक है। रमिनी जो था वो इसका पति था। अब भाई रमिनी जो है वो इसका पति तो था, लेकिन रमिनी को इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, मतलब इससे प्यार नहीं करता था। हालांकि इनके बच्चे भी थे लेकिन प्यार नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या होता है, देखो भाई रमिनी जो है वो किसी कंपनी में काम करता होता है, तो रमिनी को वहाँ पे एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम था शांताबाई, ठीक है भाई। रमिनी को वहाँ पे एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम था शांताबाई। अब रमिनी जो है वो सावित्री से प्यार नहीं करता, जबकि वो उसकी
वाइफ थी रमनी जो है वो शांताबाई से प्यार करता है, ठीक है। अब शांताबाई दिखने में अच्छी लड़की थी, दिखने में सुंदर थी, स्मार्ट थी, ब्यूटीफुल थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, तो शांताबाई से प्यार होना लाजमी था। ये बात जब सावित्री को पता चली, तो भाई सावित्री को बड़ा दुख हुआ, ठीक है। सावित्री को अगर दुख हुआ तो सावित्री जो है वो भी क्या होगी, बन ठन कर रहने लगी, वो भी थोड़ा सा मेकअप अच्छा सा करने लगी, लिपस्टिक लगाने लगी। लेकिन सावित्री इतनी अच्छी नहीं थी दिखने में, तो रमिनी के साथ वो बात उसकी नहीं बन पाई जो शांताबाई के साथ बनी थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब दुख हार के उसने क्या कर दिया, घर छोड़ दिया, ठीक है। घर छोड़कर चली गई, और जब घर छोड़ के चली गई तो उसके बाद वो पास ही में कोई गांव था, वहाँ चली गई, वहाँ जाके मंदिर में चली गई, मंदिर में बैठी रहती सारा दिन। तो लोग उससे हमेशा ये पूछते भी तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, है ना, तुम्हारा घर कहाँ है। तो एक दिन आपकी जो सावित्री थी उसने सोचा चलो घर ही चला जाए वापस, है ना। अब घर पे ही जो उसका मन, उसको होम सिकनेस होगी, उसको घर की याद आने लगी, तो दोबारा वो घर चली गई। लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसको ऐसा उम्मीद नहीं थी कि उसका कोई वेलकम नहीं हुआ, किसी ने उससे ये नहीं पूछा भी तू कहाँ गई थी, क्यों गई थी। तो ये एक सिचुएशन बताता है उस टाइम में महिलाओं की सिचुएशन को बताता है, डार्क रूम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो नॉवेल है ये इसी बात पर बेस्ड था। तो इसको आपने सारी डिटेल मैंने आपको इसकी बता दी है, इसको याद रख लेना 1938। वैसे सन जो है वो 2-3 ही नॉवेल्स हैं जिनके आपको याद रखने हैं, बाकी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे याद रख सकते हो। उसके बाद अगले नॉवेल की बात करें तो ये है जी इंग्लिश टीचर, ठीक है। अब इंग्लिश टीचर जो नॉवेल है ये भी एक तरह से सेमी ऑटोबायोग्राफी है। अब ये नॉवेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस वजह से ये नॉवेल इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो R.K. नारायण की वाइफ थी जिनका नाम था रज़म, क्या नाम था भाई, रज़म नाम था इनका, रज़म, ठीक है। अब रज़म जो है उनकी हो चुकी थी डेथ, और उनकी डेथ होने के बाद में ये नॉवेल लिखा गया था। तो R.K. नारायण ने ये नॉवेल जो है ये डेडिकेट किया था किसको, टू हिज वाइफ रज़म, ठीक है। R.K. नारायण डेडिकेटेड टू हिज वाइफ रज़म, ठीक है। अब इसमें क्या कहानी है भाई, इसके अंदर जो कहानी है वो एक टीचर की है, जो इंग्लिश टीचर है इसका नाम था कृष्णा, ठीक है भाई, इसका नाम था कृष्णा। अब कृष्णा के बारे में क्या कहानी है, तो भाई कृष्णा की एक शादीशुदा जिंदगी होती है, ठीक है, उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसकी पत्नी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। उसकी पत्नी का नाम था सुशीला, क्या नाम था उसकी पत्नी का, उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। अब भाई डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद उसको बड़ा मतलब एक लोनली फील होता है, उसको फील होता है कि उसकी एक पत्नी थी, ठीक है, उसको उसकी याद आती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये उस पर बेस्ड एक कहानी है, द इंग्लिश टीचर, ठीक है, 1945 में लिखी गई थी ये। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस नॉवेल के बारे में आपको इसलिए ज़रूरी जानना है क्योंकि ये नॉवेल जो है ये R.K. नारायण ने डेडिकेट किया था अपनी पत्नी रज़मा को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी नॉवेल को USA में एक अलग नाम से पब्लिश किया गया था, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमने ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ, ठीक है, एक मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ, इस नाम से इसी नॉवेल को USA के अंदर पब्लिश किया गया था, ठीक है। ये जो नॉवेल है कौन सा, द इंग्लिश टीचर, इसी को दूसरे नाम से USA के अंदर पब्लिश किया था, वो नाम क्या था, ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ, ठीक है जी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं बेटा, इनको नोट कर लेना अच्छे से क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। बाद में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, कि इंडियन राइटर से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, क्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आगे, ओके। चलिए उसके बाद आता है जी मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी। तो आपको पता लग ही गया होगा कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर जो है वो संपत है, और वो कौन था, वो एक प्रिंटर था, ठीक है। मालगुडी जो है वो एक फिक्शनल प्लेस है, आप जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए अब जो कहानी है मिस्टर संपत की, इसमें क्या होता है, मिस्टर संपत एक प्रिंटर है, और इसी कहानी में एक और बंदा होता है मिस्टर श्रीनिवास, क्या नाम है इसका, मिस्टर श्रीनिवास। ये कहानी इन दो बंदों की है, मिस्टर संपत एंड मिस्टर श्रीनिवास। अब ये क्या करते हैं, ये जो मिस्टर संपत हैं, ठीक है, ये तो प्रिंटर होते हैं, और मिस्टर श्रीनिवास जो हैं ये एडिटर होते हैं। तो ये एक जर्नल बनाते हैं, एक जर्नल लिखने की कोशिश करते हैं, और उस जर्नल का नाम था द बैनर। क्या लिखने की कोशिश करते हैं, द बैनर। अब कहानी जब स्टार्ट होती है तो ये दोनों मिलकर एक जर्नल लिखते हैं जिसका नाम है द बैनर। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे चलती है
ठीक है। जैसे जैसे कहानी आगे चलती है तो ये क्या करते हैं, अपना एक मूवी प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं, ठीक है, और मूवी बनाने के काम करने लगते हैं। तो इस तरीके की कहानी है। इस कहानी के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे एक जर्नल से एक मूवी बनाने का प्रोडक्शन उनका स्टार्ट होता है। और आपको जानकर खुशी भी होगी, आपको पता भी होगा कि मिस्टर संपत नाम से ही एक मूवी भी है, ठीक है, एक फिल्म भी इसके ऊपर बनी हुई है जिसका नाम भी मिस्टर संपत ही है, ठीक है, मूवी का नाम भी मिस्टर संपत ही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट नॉवल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अब ये जो नॉवल है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि ये नारायण का मास्टरपीस है, ठीक है, ये नारायण का मास्टरपीस है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस नॉवल की जो कहानी है, ठीक है, इस नॉवल को जो कहानी है, स्टोरी टोल्ड टू नारायण बाय हिज ब्रदर, ठीक है, स्टोरी टोल्ड टू नारायण बाय हिज ब्रदर। इस नॉवल की जो कहानी है वो उसके भाई के द्वारा बताई गई थी, ठीक है भाई, इसके भाई ने इसको ये कहानी सुनाई थी। आपको पता होगा कि जो आर.के. नारायण हैं, उनके भाई जो हैं एक फेमस कार्टूनिस्ट भी हैं, आर.के. लक्ष्मण, आपने नाम सुना होगा जरूर, ठीक है, आर.के. लक्ष्मण, ठीक है, कार्टूनिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा फेमस कार्टूनिस्ट हैं आर.के. लक्ष्मण, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें इस कहानी की, तो इस कहानी के अंदर जो है ये रियल स्टोरी है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट मरग्या की। मरग्या इसके अंदर एक कैरेक्टर है, मरग्या नाम का इसके अंदर कैरेक्टर है एक, ठीक है, उसकी ये एक रियल स्टोरी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के बारे में भी आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैटर्स जैसे हैं और उसके अंदर डील कैसे करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर, ये चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं नंबर 7। अब नंबर 7 जो है ये है वेटिंग फॉर महात्मा। अब नाम से पता लग रहा है भाई, महात्मा मीन्स महात्मा गांधी, ठीक है। ये देखो ये कब लिखा गया था, ये नॉवल बेटा लिखा गया था कब, 1955 के अंदर, ठीक है, जब भारत में क्या चल रहा था, इंडिया क्विट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की जो उस समय नहीं चल रहा था, लेकिन उसकी एक बैकग्राउंड की कहानी जो है ये इसके अंदर लिखी गई है, ठीक है। और इसमें ऐसा एक फिक्शन है कि महात्मा गांधी जो हैं वो मालगुडी के अंदर विजिट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कहानी जो है वो एक मालगुडी के अंदर ऐसा है कि मालगुडी के अंदर महात्मा गांधी जो है विजिट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी एक कहानी है। इसकी कहानी के अंदर एक साथ में एक इसकी लव स्टोरी भी है इसके अंदर, श्री राम और भारती की। श्री राम और भारती दो कैरेक्टर हैं जिनकी लव स्टोरी भी इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है द गाइड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बारे में तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट ये है द गाइड के बारे में, देखो कि गाइड जो है, तो द गाइड है, इसी के कारण से आर.के. नारायण को 1960 के अंदर साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। 1958 के अंदर ये नॉवल लिखा गया था। ये नॉवल तब लिखा गया था जब नारायणन जो थे वो कहाँ थे, यूएसए में थे, ठीक है। नारायण जो थे वो कहाँ थे, यूएसए में थे। उस समय ये नॉवल पब्लिश हुआ था, ठीक है। और 1960 में इसी नॉवल की वजह से उन्हें साहित्यिक अकेडमी अवार्ड भी मिला था, ठीक है। और पहले इंडियन इंग्लिश राइटर थे जिन्हें साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किस वर्क से मिला था, द गाइड से मिला था। और इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले इंडियन इंग्लिश राइटर थे आर.के. नारायण जिनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है जी। अब इसकी कहानी भी मालगुडी के अंदर ही चलती है। उसके अंदर एक विलेज है मंगल, वहाँ पे कहानी सारी शूट होती है। इस कहानी में जो करेक्टर है, अब उस करेक्टर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो इस कहानी के जो मेन करेक्टर हैं, ठीक है, मेन करेक्टर जो है वो राजू है। इस कहानी का जो मेन करेक्टर है बेटा वो कौन था, राजू था, जो कौन था, एक गाइड था, ठीक है। राजू इस कहानी का मेन करेक्टर है जो एक गाइड था। इसके अलावा कहानी के दो और करेक्टर हैं, एक मार्को और दूसरा रोजी, ठीक है। एक कौन है, एक है मार्को और दूसरा कौन है, रोजी, ठीक है। ये इस कहानी के मेन करेक्टर हैं। और एक और भी है इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आता है जिसका नाम है वेलन, ठीक है। तो ये 4 करेक्टर इस कहानी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक राजू, फिर मार्को, फिर रोजी और वेलन। अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है, देखो कहानी की शुरुआत होती है कि राजू जो है वो एक गाइड है और मार्को जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट जानते हैं, जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं।
तो मार्को जो है उसकी शादी किससे हुई है, रोजी से हुई है। रोजी उसकी बिलव्ड है, गर्लफ्रेंड है, आप कह सकते हैं वाइफ है, ठीक है। मार्को की वाइफ है रोजी, मार्को की वाइफ थी रोजी। अब ये दोनों भाई आते हैं क्या करने के लिए, अपनी कोई आर्कियोलॉजिस्ट का काम था तो कुछ खोजने के लिए आते हैं। तो राजू उनका क्या बन जाता है, गाइड बन जाता है, ठीक है। अब राजू गाइड बन जाता है। अब ये बंदा तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी था, मार्को सारा दिन काम में व्यस्त रहता था, अपनी पत्नी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। और पत्नी थी डांसर, पत्नी डांसर थी, पत्नी डांस करके दिखाती थी। पति को कोई शौक नहीं था, पति को तो पुरानी चीज़ों में शौक था, भाई कुछ मिल जाए कहीं से, कोई गुफा में कोई सिक्के मिल जाए, पुराने आर्कियोलॉजिस्ट था पूरा का पूरा। अब पति जब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, लेकिन राजू जो था वो काफ़ी फ्लर्टी इंसान था भाई। राजू फ्लर्ट करता था। राजू कहता मैडम आप डांस बहुत सुंदर करते हो, सच में माँ कसम, ठीक है, मज़ा आ गया। अब राजू फ्लर्ट करता था, तो राजू को फ्लर्ट करता था। लड़की लड़की है भाई, देखो तारीफ़ की है लड़की की, तो ऑब्वियस सी बात है लड़की खुशी होगी। और रोज़ी जो है वो खुश हो जाती है, और धीरे धीरे करके ये जो राजू है और रोज़ी है ये आपस में बन जाते हैं एक दूसरे के लवर, ठीक है भाई, एक दूसरे के लवर बन जाते हैं। और राजू बड़ा चालाक होता है। राजू क्या करता है, रोज़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब रह गया कौन, मार्को अकेला। राजू रोज़ी को निकल गया। अब राजू रोज़ी को निकल गया तो क्या करता है कि डांस तो अच्छा करती थी। अब राजू कहता है भाई तू ऐसा कर, तू डांस कर, पैसे कमा, ठीक है। अब वो डांस करती है, अच्छे अच्छे शो लगते हैं उसके, पैसे कमाते हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है कि राजू जो होता है वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि कंट्रोल करने लगता है रोज़ी के ऊपर। रोज़ी का आना जाना बंद करवा देता है, रोज़ी को कहीं बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है। उसको हमेशा सारा दिन घर में रखना, सिर्फ शो में जाना, पैसा लाना। और देखो जब बंदे के पास पैसा ज़्यादा आ जाए, अब शो हिट होने लग गए क्योंकि रोज़ी काफ़ी अच्छी डांसर थी, और शो हिट होने लग गए तो उसके बाद पैसा काफ़ी आने लग गया। और पैसा जब ज़्यादा आने लग गया तो भाई बुरी आदतें लगने लगी राजू को, दारू पीना, जुआ खेलना, ठीक है, सारा पैसा वेस्ट कर देना। तो कहीं ना कहीं रोज़ी को ऐसा फील होने लगा कि कहीं वो गलत चक्कर में फंस गई है, ठीक है। इसी बीच क्या होता है कि ये जो मार्को नाम का इंसान है ये रोज़ी को एक लेटर लिखता है, और इस लेटर में ये लिखता है कि भाई रोज़ी आपके कुछ गहने जो हैं वो मेरे पास रह गए हैं, आप उन्हें आकर ले जाओ, ठीक है। अब लेटर भाई भेजा तो रोज़ी को था, और गलती से किसके हाथ लग गया, राजू के हाथ लग गया। राजू को तो पैसे की वैसे ही भूख थी, तो उसने कभी गहने भी पड़े हैं, वाजी वाह कमाल हो गया। तो उसने अपने आप ही एक लेटर लिखा, उसमें रोज़ी के नकली साइन करके वो लेटर भेज दिया, ठीक है, कि आप गहने जो हैं वो भिजवा दो, और उसमें आपने रोज़ी का नकली साइन उसने कर दिया। अब जब मार्को ने लेटर पढ़ा तो भाई अपनी पत्नी की राइटिंग और अपनी पत्नी की सिग्नेचर तो वो जानता ही था, तो उसे पता लग गया भी ये जो है ये राजू ने लिखा है, ये रोज़ी ने नहीं लिखा। तो फिर वो क्या करता है, पुलिस में कंप्लेंट कर देता है, और धोखाधड़ी के मामले में राजू जो है वो गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है। अब राजू गिरफ्तार हो जाता है तो जब जेल चला जाता है, तो यहाँ पे उसको 2 साल की सज़ा होती है। कितने साल की सज़ा होती है, 2 साल की सज़ा होती है। जब 2 साल की सज़ा काटने के बाद वापस आता है तो कोई घर ठिकाना तो होता नहीं है, तो मंदिर में रहने लग जाता है। अब 2 साल जब वो जेल में काट के आया तो भाई दाढ़ी बड़ी बड़ी होगी, बाल बड़े बड़े हो गए। तो जो ये इंसान है ना, ये देखो इसका मज़ा कब आता है इस कहानी के अंदर, वेलन ये इंसान जो है ये राजू को सोच लेता है कि ये कोई संत महात्मा है, ये तो कोई बड़े मतलब एक संत हैं। अब राजू को कहता है ये संत संत कहने लग जाता है, और इसके चक्कर में सारे गांव वाले उसको संत संत कहने लग जाते हैं, महात्मा जी महात्मा जी। राजू को अच्छा अच्छा भोजन मिलने लग जाता है, लोग उसके लिए खाना लेकर आते हैं, फ्रूट लेकर आते हैं, ठीक है। तो उसी दौरान क्या होता है, गाँव में क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। तो गाँव के लोग कहते हैं कि भाई अगर यहाँ का जो पुजारी है, संत जो है मंदिर का, अगर वो एक दिन का व्रत कर लेगा तो गांव में बारिश हो जाएगी, ठीक है। अब राजू कहता है भाई नहीं मैं कोई संत सुंत नहीं हूँ, भाई तुम ऐसे ही मुझे व्रत रखवा रहे हो, मैं कोई संत सुंत नहीं हूँ। राजू मुकर जाता है। जब उसको कहा जाता है कि व्रत रखना पड़ेगा लंबे टाइम तक, तब गाँव में बारिश होगी, तो वो इस वेलन को कहता है भाई मैं कोई संत नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं तो एक आम आदमी हूँ। तो लेकिन कोई भी उसकी बात को मानता ही नहीं है। फिर राजू भी सोचने लगता है कि यार गांव वाले इतना भरोसा कर रहे हैं मुझ पर, क्यों ना मैं व्रत रख के देख लेता हूँ। तो गांव वाले जो हैं उनके कहने पर राजू व्रत रख लेता है। और उसके बाद होता यूँ है कि जब राजू व्रत रखता है तो एक दिन ऐसा आता है कि राजू जो है वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, आसमान में काले बादल होते हैं, और यहीं पे इस नॉवल का एंड हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब एक सस्पेंस एंड है इसका। अब ये नहीं पता कि राजू मर गया, जिंदा है, बारिश हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो एक सस्पेंस वाला एंड है, काफ़ी अच्छी मतलब एक नॉवल है ये। और ये नॉवल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी नॉवल पर एक फ़िल्म बनी है जिसका नाम है गाइड, ठीक है जी। इसी पर एक फ़िल्म बनी है जिसका नाम है गाइड। और उस गाइड के अंदर अब गाइड का जो फिल्म है वो बनाई किसने थी भाई, विजय आनंद ने बनाई थी, ठीक है। और इसके अंदर जो राजू का कैरेक्टर है वो किसने निभाया था, देवानंद, ठीक है। देवानंद एक बहुत ही फेमस एक एक्टर हैं, आप जानते होंगे सभी।
तो देवानंद ने राजू का करेक्टर निभाया था, और रोजी का जो करेक्टर है वो किसने लाया था, वहीदा रहमान, ठीक है, एक्ट्रेस हैं वहीदा रहमान, उन्होंने इसका रोल अदा किया था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द गाइड, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कहानी भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और देखो ये जो कहानियाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहानियों से कई बार आपको करेक्टर याद रहते हैं, ठीक है, उसकी तरफ वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब जो मैन ईटर है, तो मैन ईटर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मालगुडी तो आपको पता है 1961 के अंदर ये नॉवेल लिखा गया था। तो इसमें क्या है, इसमें एक माइथ यूज़ किया है, आपने एक नाम सुना होगा भस्मासुर का एक माइथ जो है उसको यूज़ किया गया है। अब इसकी कहानी भी कुछ क्या है कि इसमें दो पर्सन होते हैं, एक होता है नटराज, एक होता है वासु, ठीक है। एक नटराज नाम का पर्सन होता है इस कहानी के अंदर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक पर्सन जो एक कैरेक्टर है हमारा वो है नटराज और दूसरा है वासु। अब इनमें जो नटराज है ये काफ़ी अच्छा इंसान है, और वासु जो है ये बुरा इंसान है। वासु बुरा इंसान क्यों है भाई, वासु बुरा इंसान इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, ये जो पशु होते थे, एनिमल्स जो होते थे उनकी चमड़ी बेचता था, ठीक है, टैक्सीडर्मिस्ट होता था। टैक्सीडर्मिस्ट वर्ड आपने सुना होगा, टैक्सीडर्मिस्ट, डर्मी का मतलब होता है चमड़ी और टैक्सी का मतलब इधर से उधर भेजना, मतलब व्यापार करना। तो ये व्यापार करता था किसका, पशुओं की जो खाल होती थी उसका व्यापार करता था कौन, वासु, ठीक है। और वासु जो है वो नटराज के घर रहने आता है। तो ऐसी कहानी है जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि वासु को एक रैली करनी होती है, एक शो करना होता है जिसमें एक एलिफेंट होता है आगे आगे, और उसके बाद क्या होता है कि नटराज को, तो वासु कहता है कि जो एलिफेंट होगा वो उसको मार देगा। तो वासु को ये बात अच्छी नहीं लगती, ठीक है, तो पर वो ध्यान रखता है, रैली भी होती है, एलिफेंट भी आता है, लेकिन वासु उसको मारता नहीं है। तो उसको ये बड़ा अचंभा होता है कि भाई वासु ने मारा क्यों नहीं। तो जब वो वासु के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे वासु जो है वो मरा पड़ा होता है, ठीक है, वो अपने ही कारण से मर जाता है किसी वजह से। तो ये कहानी अब आप कहोगे सर भस्मासुर से रिलेटेड क्यों है, तो भस्मासुर का आपने नाम सुना होगा। तो भस्मासुर जो था उसको भगवान शिव ने ये वरदान दिया था कि आप जिसके ऊपर भी हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर भी हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब जैसे ही उसको ये वरदान मिला तो वो कहता भाई सबसे पहले मैं तो आप पे हाथ रखूंगा, शिव जी को कहने लगा कि मैं तो आप पे हाथ रखूंगा। तो शिव जी भाई डर कर भागे वहाँ से, कहते भाई ये तो मरवाएगा कि मैंने तो इसको वरदान दिए, मुझ पे ही हाथ रखने को तैयार बैठा है। तो जब शिव जी पहुँचे अपने जो क्या नाम है श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे तो उनको बताया कि भाई ये कहानी है, ये तो भाई मेरे पे हाथ रखने को तैयार बैठा है। तो उन्होंने एक नारी का रूप लेकर भस्मासुर के सामने डांस किया, दारू दूरू पिलाई उसको, और उसके बाद जैसे जैसे वो कर रही थी तो वैसे वैसे भस्मासुर भी करने लगा और गलती से उसने अपना ही हाथ अपने सिर पे रख दिया और भस्म हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो वासु है ये अपनी ही गलतियों के कारण मारा गया। तो ऐसी एक कहानी है इसके अंदर, ठीक है, ऐसी एक कहानी है इसके अंदर। और इस कहानी में इस तरीके से कहानी चलती है आपकी द मैन ईटर। फिर है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। अब वेंडर ऑफ स्वीट्स की अगर मैं बात करूं, तो इसकी कहानी में क्या होता है, देखो ये कहानी जो है, ये नॉवल की जो कहानी है ये गांधी के प्रभाव को बताती है, ठीक है, और ये भगवत गीता से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको। और बाकी इसका सन याद रख लेना 1967 है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। फिर है द पेंटर ऑफ साइंस, जो 11 नंबर हमारा नॉवेल है, इसको कब लिखा गया था, पेंटर ऑफ साइंस को इसको लिखा गया था 1977 के अंदर, ठीक है, 1977 के अंदर। इस नॉवेल की जो मेन बात है, बस नॉवेल का जो थीम है वो है फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग पर ये नॉवेल लिखा गया है। इतनी बात आपको याद रखनी है इसके लिए, बाकी ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चलो बाकी इसमें देखो करैक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो दो करैक्टर हैं इसके अंदर, एक रमन है एक डेजी है, एक रमन है और दूसरा करैक्टर इसमें कौन है, डेजी है। इसको याद रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कुछ नॉवेल्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन नॉवेल्स के सन आपको याद रखने हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। उसके बाद अगर हम आगे कुछ और डिस्कस करें इसके बारे में तो कुछ और नॉवेल्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब बहुत सारे नॉवल हैं इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर, तो जैसे बात करें द टाइगर ऑफ मालगुडी जिसमें एक टाइगर पे बेस्ड कहानी है, टॉकेटिव मैन है, द वर्ल्ड ऑफ नागराज है,
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स हैं, ऐसी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन एक सबसे ज़्यादा अगर मैं बात कर लूँ, एक लास्ट नॉवेल की बात कर लें, तो वो है ग्रैंड मदर्स टेल। अब देखो, मैंने फर्स्ट नॉवेल कौन सा बताया था आपको? फर्स्ट नॉवेल था स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो लिखा गया था 1935 के अंदर लिखा गया था, ठीक है। और सबसे लास्ट जो नॉवेल है वो आपका है ग्रैंड मदर्स टेल, ठीक है। ये भी एक ऑटोबायोग्राफी मॉडल नॉवेल है एक तरह का, ठीक है, जो अपनी मदर की डेथ के बाद जो एक एलॉपमेंट होता है उसको दर्शाता है, ठीक है, एलॉपमेंट को। तो ये चीज़ है, ये लास्ट नॉवेल था, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ऑटोबायोग्राफीज़ की, तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिखी हैं। ऑटोबायोग्राफीज़ के अंदर इन्होंने लिखा है माई डेटलेस डायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माई डेटलेस डायरी, ठीक है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो इनके द्वारा लिखी गई है, माई डेटलेस डायरी, ठीक है। या इसके अलावा माई डेज, दो हैं, माई डेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माई डेज और माई डेटलेस डायरी, ये ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी थी। उसके अलावा इन्होंने नॉन फिक्शन काफ़ी वर्क लिखा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ भी है इनका। शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर अगर मैं बात करूं तो गॉड्स, डेमन्स एंड अदर्स एक ये शॉर्ट स्टोरी है, हॉर्स एंड टू गॉड्स एक शॉर्ट स्टोरीज़ है, अंडर द बैनियन ट्री ये भी एक शॉर्ट स्टोरीज़ है। इसके अलावा मालगुडी डेज जो आपको मैं बात कर रहा था दूरदर्शन पर जिसका लाइव टेलीकास्ट होता था, मालगुडी डेज एक सीरीज़ थी एक कहानियों की जिसके अंदर 32 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ठीक है। द मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ 32 शॉर्ट स्टोरीज इज़ मालगुडी डेज, ठीक है। और टेलीविज़न सीरीज़ स्टार्ट किया गया था शंकर नाग के द्वारा, शंकर नाग जो थे उनके द्वारा ये टेलीविज़न सीरीज़ स्टार्ट किया गया था। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसी शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर, इन 32 शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर जो सबसे फेमस 3 शॉर्ट स्टोरीज़ थी उसमें एस्ट्रोलॉजर्स डे था, उसके अंदर ईश्वरन था, उसके अंदर ब्लाइंड डॉग था। ये 3 जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ईश्वरन या फिर द ब्लाइंड डॉग या एस्ट्रोलॉजर्स डे ये कौन से एक शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन का हिस्सा है, तो ये मालगुडी डेज का हिस्सा है, ठीक है। मालगुडी डेज जो है, मालगुडी डेज की अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी जरूर पढ़ लेना। मालगुडी डेज की अगर बात करें तो ये 1943 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1943 के अंदर, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक R.K. नारायणन, और उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। एक बार मैं फिर से आपको देखो सारी चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ। आज हमने पढ़ना स्टार्ट किया था किसके बारे में? आज हमने पढ़ना स्टार्ट किया था अ वेरी फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर R.K. नारायण, ठीक है। अब R.K. नारायण के बारे में पहले उनके जीवन के बारे में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो बता दी। इनका जन्म कहाँ हुआ, पूरा नाम क्या था, स्क्रीन प्ले कौन सा लिखा इन्होंने, इनके मेंटर कौन थे, क्यों थे, ठीक है, ये बातें बताई। इनके इन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर एडिटर कॉलम लिखे हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया। और इनका एक पब्लिकेशन भी था इंडियन थॉट के नाम से। इनको जो प्राइज़ मिले हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड एक तीसरा प्राइज़ मिला है साहित्यिक अकेडमी अवार्ड। कब मिला था? 1960 के अंदर। 1958 में इन्होंने गाइड लिखा था और उसके बाद इनको 1960 में ये प्राइज़ मिला था, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे नॉवेल्स जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, ये लिस्ट है पूरी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की, ठीक है। इनके सन भी याद रख सकते हो। सबसे पहले लिखा गया था स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 के अंदर, द बैचलर ऑफ 1937 के अंदर, ठीक है। इस तरीके से ये सारे नॉवेल्स के डेट्स और इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी याद रखनी है। स्वामी एंड फ्रेंड्स के बारे में जो जो बातें आपको बताई, बैचलर ऑफ आर्ट 1937 के अंदर लिखा गया, उसके बाद 1938 में लिखा गया, फिर 1945 में लिखा गया, ठीक है, फिर 1945 के बाद 8 में लिखा गया था, ठीक है, फिर 52 में लिखा गया था, फिर 55 में लिखा गया था, ठीक है, वेटिंग फॉर महात्मा, फिर 58 में लिखा गया था द गाइड, ठीक है। और द गाइड के बाद इनको मिला साहित्यिक अकेडमी अवार्ड 1960 के अंदर। उसके बाद द मैन ईटर लिखा गया 1961 के अंदर, 67 के अंदर, और लास्ट लिखा गया था नॉवेल जो लास्ट है इसमें 1977 के अंदर लिखा गया था, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और जानकारी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और नीचे कमेंट करके भी बताना भी आज का सेशन आपको कैसा लगा। ओके जी, बाय, थैंक यू सो मच।